नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों का रुख करते हैं। बूंदी में एसीबी की अहम कार्रवाई हुई है। संविदा कर्मी इंद्राज बैरवा को 25,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। पेंशनर होलसेल दवाई केंद्र में कार्यरत है संविदा कर्मी। दवा खरीद फरोख्त में कमीशन खोरी पर यह कार्रवाई की गई। एसीबी इंचार्ज ज्ञानचंद मीणा ने इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है, जहां संविदा कर्मी इंद्राज बैरवा को 25,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है एसीबी ने। बूंदी में अहम कार्रवाई की है एसीबी ने। पेंशनर होलसेल दवाई केंद्र में कार्यरत है ये संविदा कर्मी, जिसे गिरफ्त में लिया गया है। दवा खरीद फरोख्त में कमीशन खोरी पर यह कार्रवाई की गई। एसीबी इंचार्ज ज्ञानचंद मीणा ने इसे लेकर जानकारी दी है। संविदा कर्मी इंद्राज बैरवा को 25,000 की रिश्वत लेते हुए यहां एसीबी ने ट्रैप किया है। बूंदी में एसीबी की अहम कार्रवाई है। पेंशनर होलसेल दवाई केंद्र में कार्यरत है ये संविदा कर्मी। दवा खरीद फरोख्त में कमीशन खोरी पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें इस संविदा कर्मी को गिरफ्त में लिया गया है। एसीबी इंचार्ज ज्ञानचंद मीणा ने इसे लेकर जानकारी दी कि किस तरह से कार्रवाई की गई। संविदा कर्मी इंद्राज बैरवा को 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। और संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, बूंदी में बड़ी कार्रवाई एसीबी की है, पूरी जानकारी इस कार्रवाई को लेकर चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, इस बड़े मामले की आज बात की जाए तो बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई एसीबी के द्वारा की गई है। मरीजों की दवाओं में भी कमीशन खोरी का खेल यहाँ पर खेला जा रहा था, उस पर यह कार्रवाई की गई है। संविदा कर्मी को 25,000 की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एक और आरोपी जो है वो भी हिरासत में है, उसकी भी गिरफ्तारी की कुछ ही देर में एसीबी बूंदी द्वारा पुष्टि कर दी जाएगी। वहीं दवा का जो होलसेल है उसके द्वारा ये जो शिकायत की गई थी उस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर कमीशन खोरी का जो खेल चल रहा था उस पर खड़ा हुआ और जो शिकायत मिली उस पर एसीबी द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जी श्वेता, शुक्रिया भवानी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश के सभी 7,000 पेट्रोल पंप आज बंद है। वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश के पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं। आज राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया था। आज मध्य रात्रि 12 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कोरोना संकट के दौर में आमजन को भारी परेशानी हो रही है। कई पेट्रोल पंप पर पहुंचे उपभोक्ता निराश लौट रहे हैं। कई ऐसे थे जिन्हें जानकारी नहीं थी कि आज पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, लेकिन प्रदेश के सभी 7,000 पेट्रोल पंप आज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद है। वैट कम करने की मांग को लेकर ही प्रदेश के पेट्रोल पंप को आज बंद किया गया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया था और बंद का असर भी नजर आ रहा है। मध्यरात्रि 12 बजे तक ये पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कोरोना संकट के दौर में आमजन को भारी परेशानी जरूर हो रही है पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से, और कई पेट्रोल पंप पर पहुंचे उपभोक्ता को भी निराश लौटना पड़ा है। आखिर बंगाल में प्रचार से नीतीश ने क्यों बनाई है दूरी, जबकि आरजेडी ने तो ममता बनर्जी को समर्थन दिया है। बंगाल में भाजपा को हराने के लिए दीदी का साथ दे रहे थे, और क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिहारी लोगों की संख्या अधिक है, फिर बिहार सीएम नीतीश कुमार प्रचार के लिए बंगाल नहीं जा रहे हैं। अलबत्ता बिहार में भाजपा जदयू की गठबंधन सरकार चल रही है, और ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि यहाँ पर नीतीश क्यों नहीं गए प्रचार पर। बंगाल में प्रचार से नीतीश कुमार ने दूरी क्यों बनाई हुई है, जबकि आरजेडी ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने के लिए दीदी का साथ दे रहे हैं, और बिहार में बीजेपी के साथ है। तो क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिहारी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है, और फिर बिहार सीएम नीतीश कुमार प्रचार के लिए बंगाल नहीं जा रहे हैं। अलबत्ता बिहार में भाजपा जदयू की गठबंधन सरकार चल रही है, इसके बावजूद शायद यही वजह मानी जा सकती है कि इन्होंने दूरी बनाई हुई है पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार से। केरल में शशि थरूर हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार। प्रदेश में थरूर ने ही धुआंधार प्रचार कर पार्टी कैडर में जोश भरा था। अब अटकलें, अगर कांग्रेस नीति यूडीएफ सत्ता में आती है तो ये संभव है, क्योंकि थरूर ने ही पूरे प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए थरूर पहली पसंद भी हो सकते हैं, और पार्टी आलाकमान ने भी केरल में प्रचार की कमान थरूर को ही सौंपी थी, और ऐसा माना जा रहा है कि जीत होती है तो पहली पसंद यहाँ पर केरल में शशि थरूर होंगे, यानी मुख्यमंत्री पद के दावेदार शशि थरूर हो सकते हैं। प्रदेश में थरूर ने ही धुआंधार प्रचार कर पार्टी कैडर में नया जोश भरा था, और अब अटकलें हैं, अगर कांग्रेस नीति यूडीएफ सत्ता में आती है तो ये संभव है, क्योंकि थरूर ने ही पूरे प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया, और प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए थरूर ही हो सकते हैं पहली पसंद। पार्टी आलाकमान ने भी केरल में प्रचार की कमान शशि थरूर को ही सौंपी थी। अब की बार बंगाल में महिलाओं के सम्मान को चोट। टीएमसी और भाजपा दोनों की महिलाएं प्रत्याशियों पर हमले हुए। शायद बंगाल में पहली बार हुई है इस तरह की घटना। दोनों ही पार्टियों ने हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं।
उलुबेरिया सीट से भाजपा उम्मीदवार पापिया अधिकारी पर हमला हुआ था, तो टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल खान पर भी पीटने की धमकी दी गई थी। दोनों ही प्रकरण ऐसे हैं प्रदेश में जहां महिलाओं को सम्मान देने की अपनी संस्कृति पर गर्व है और ऐसी घटनाओं ने बंगाल को अपमानित किया है, जहां एक तरफ तो सम्मान की बात कही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की घटना जो इस बार बंगाल में देखने को मिली, महिलाओं के सम्मान को चोट वाली ये घटनाएं थी। टीएमसी और भाजपा दोनों ही महिला प्रत्याशियों पर हमले हुए हैं। शायद बंगाल में पहली बार ही इस तरह की घटना हुई है जब दोनों ही पार्टियों ने हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। उलुबेरिया सीट से भाजपा उम्मीदवार पापिया अधिकारी पर भी हमला हुआ, तो टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल खान पर भी पीटने की धमकियां उसे दी गई है। दोनों ही प्रकरण ऐसे हैं प्रदेश में जहां महिलाओं को सम्मान देने की अपनी संस्कृति पर गर्व है और ऐसी घटनाओं ने बंगाल को अपमानित किया है। मुसलमानों में स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए संघ के प्रयास, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसके लिए आगे आए। नेशनल उर्दू भाषा प्रमोशन काउंसिल के जरिए ये कोशिश की जा रही है। इसे दिया गया मुस्तकबिल का भारत नामक पुस्तक का रूप। पुस्तक के विमोचन के लिए एनसीपीयूएल ने तो कर्मचारियों के लिए सर्कुलर भी निकाला था, क्योंकि एनसीपीयूएल शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है। इधर आरएसएस मुसलमान समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक नजर आ रहा है। तो मुसलमानों में स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए संघ के प्रयास, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसके लिए आगे आए। नेशनल उर्दू भाषा प्रमोशन काउंसिल के जरिए ये कोशिश की जा रही है और इसे दिया गया है मुस्तकबिल का भारत नामक पुस्तक का रूप। पुस्तक के विमोचन के लिए एनसीपीयूएल ने तो कर्मचारियों के लिए सर्कुलर भी निकाला था, क्योंकि एनसीपीयूएल शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है। इधर आरएसएस मुसलमान समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक है। क्या रणनीति के तहत पत्रकारों से दूर है दीदी? क्या चुनावी रणनीतिकार पीके की सलाह पर ममता ने बदला है अपना स्टैंड? वैसे ममता का हमेशा रहा है पत्रकारों से अच्छा तालमेल, पत्रकारों को साक्षात्कार देने और बातचीत के लिए उत्सुक रहती हैं। लेकिन अब की बार चुनाव में शायद ये रणनीति बदली है दीदी ने, क्योंकि ममता ने अभी तक किसी भी न्यूज चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया है। मीडिया या जनता तक बात पहुंचाने के लिए दीदी अपने प्रवक्ताओं से ही चर्चा करती है और भाजपा की किसी भी प्रोपेगेंडे से बचने के लिए ममता ने अपनी नई नीति बनाई है। और कह सकते हैं कि क्या यही वो नई नीति है जिससे पत्रकारों से उन्होंने दूरी बना रखी है? क्या रणनीति के तहत ही दीदी ऐसा कर रही हैं? क्या चुनावी रणनीतिकार पीके की सलाह पर ममता ने अपना स्टैंड बदला है? क्योंकि वैसे ममता का हमेशा रहा है पत्रकारों से अच्छा तालमेल। अगर हम पीछे उनका बैकग्राउंड देखें तो पत्रकारों को साक्षात्कार देने और बातचीत के लिए उत्सुक भी रहती है ममता। लेकिन अब की बार चुनाव में शायद ये रणनीति बदली है दीदी ने, क्योंकि ममता ने अभी तक किसी भी न्यूज चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया। मीडिया या जनता तक बात पहुंचाने के लिए दीदी अपने प्रवक्ताओं से ही चर्चा करती हैं और भाजपा के किसी भी प्रोपेगेंडे से बचने के लिए ममता ने बनाई है अपनी नई नीति। प्रशांत किशोर ने की पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जारी किया है ऑडियो। चैट में पीके ने बंगाल में बीजेपी के मजबूत होने की बात कही और कहा कि बंगाल में नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय है। लीडर के सर्वे में मोदी और ममता बराबर हैं। हालांकि लीक चैट को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा, खुश है कि बीजेपी के लोग मेरी बात को सीरियसली लेते हैं। जो क्लिप्स वायरल हो रही है वो एडिटेड है, चैट का खास हिस्सा ही वायरल किया जा रहा है। ममता के चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर और अब उनकी एक चैट है जिसे वायरल किया जा रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ये ऑडियो जारी किया है। प्रशांत किशोर ने की है पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ। बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय जिन्होंने इस ऑडियो को जारी किया है। चैट में पीके ने बंगाल में बीजेपी के मजबूत होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय है। लीडर के सर्वे में मोदी और ममता दोनों बराबर हैं। हालांकि लीक चैट को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि खुश है कि बीजेपी के लोग मेरी बात को सीरियसली लेते हैं। जो क्लिप्स वायरल हो रही है वो एडिटेड है, चैट का खास हिस्सा ही वायरल किया जा रहा है। ममता के चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। भारत की अनुमति के बगैर अमेरिकी जहाज लक्षद्वीप में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की तरफ से खुलासा हुआ है। युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स भारतीय सीमा में अमेरिकी नौसेना का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है और इसके तहत लक्षद्वीप के पश्चिम में यह ऑपरेशन किया गया। भारत के इकोनॉमिक जोन में अमेरिकी जहाज का प्रवेश है। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ऐतराज किया। खबर के बाद तापमान मापने में जुटे हैं राजनयिक। जिस तरह से खबर सामने आई, भारत की अनुमति के बगैर अमेरिकी जहाज लक्षद्वीप में है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की तरफ से इसे लेकर खुलासा किया गया है। युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स भारतीय सीमा में है। अमेरिकी नौसेना का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है और इसके तहत लक्षद्वीप के पश्चिम में यह ऑपरेशन किया गया। भारत के इकोनॉमिक जोन में अमेरिकी जहाज का प्रवेश है। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस पर ऐतराज जताया है। खबर के बाद तापमान मापने में भी राजनयिक जुटे हुए हैं।
मजदूर फिर मजबूर। जी हां, विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में ट्रेनें फुल हैं। कई राज्यों के प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अपने होम टाउन। ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। स्थिति नकारने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे अधिकारी कहते हैं ये समर रश है, पलायन नहीं है। लॉकडाउन की खबरों के कारण मजदूरों का पलायन शुरू हुआ। गत वर्ष भी अचानक लॉकडाउन लगने से मजदूरों को परेशानियां झेलनी पड़ी थी। हजारों किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ा था मजदूरों को। और पिछले साल की तस्वीरें भी अभी धुंधली नहीं हुई। जिस तरह से मजबूर हुए थे मजदूर, और एक बार फिर से वैसी तस्वीरें सामने आ रही है। विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो चुका है। दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र हो, गुजरात सहित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ट्रेनें फुल चल रही हैं। कई राज्यों के प्रवासी मजदूर अपने होम टाउन लौट रहे हैं। ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। स्थिति नकारने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे अधिकारी से लेकर कहते हैं ये समर रश है, पलायन नहीं है। लॉकडाउन की खबरों के कारण मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है। गत वर्ष भी अचानक लॉकडाउन लगने से मजदूरों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, तस्वीरें सबके सामने थी। हजारों किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ा था मजदूरों को। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय उत्तराखंड में दावानल। उत्तराखंड के जंगलों में 6 महीने में आग की 989 घटनाएं हुई। आग से 1297.43 हेक्टेयर जंगल नष्ट हुआ है। जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी लिया था स्वप्रेरित संज्ञान इसे लेकर। 2000 से अब तक आग से 48,000 हेक्टेयर जंगल बर्बाद हुआ। भारत की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के आंकड़े हैं। 2019 में देश में जंगल में आग लगने की 30,000 घटनाएं हुई थी। वन विभाग की आग बुझाने की क्षमता बहुत कमजोर है। नेचुरल इकोसिस्टम के लिए जंगल में आग बड़ी चुनौती होती है और वो चुनौती नजर भी आ रही है। उत्तराखंड के जंगलों में 6 महीने की अगर बात करें तो आग से 989 घटनाएं हो चुकी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय उत्तराखंड में दावानल, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। आग से 1297.43 हेक्टेयर जंगल नष्ट हुआ है। सवाल ये कि इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी स्वप्रेरित संज्ञान लिया था। 2000 से अब तक आग से 48,000 हेक्टेयर जंगल बर्बाद हो चुका है। भारत की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के आंकड़े हैं। 2019 में देश में जंगल में आग लगने की 30,000 घटनाएं हुई थी। वन विभाग की आग बुझाने की क्षमता यहाँ पर बहुत कमजोर है। जिस तरह से ये परिणाम सामने है, नेचुरल इकोसिस्टम के जरिए जंगल में आग बड़ी चुनौती है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय द रॉन्ग कट, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल खत्म करना गलत है। सेंसर बोर्ड के फैसले पर ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती थी। अब 4 अप्रैल से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 लागू होगा। अचानक फिल्म ट्रिब्यूनल खत्म करने का फैसला लिया गया। अब सेंसर बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान भी है। लीगल सिस्टम पर और ज्यादा बोझ क्यों बढ़ा रही है सरकार? फिल्म निर्माता कब तक फैसले का इंतजार करते रहेंगे? ये फिल्म निर्माता जरूर जानना चाहते कि आखिर इंतजार कितना लंबा है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय है द रॉन्ग कट, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल खत्म करना गलत है। सेंसर बोर्ड के फैसले पर ही ट्रिब्यूनल में अपील भी हो सकती थी। और अब 4 अप्रैल से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 लागू होगा। अचानक फिल्म ट्रिब्यूनल खत्म करने का फैसला लिया गया और अब सेंसर बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का भी प्रावधान है। लीगल सिस्टम पर और ज्यादा बोझ क्यों बढ़ा रही है सरकार, और फिल्म निर्माता कब तक फैसले का इंतजार करते रहेंगे? शिक्षा मंत्री डोटासरा का कोप भाजन बने 4 शिक्षक बिना छुट्टी लिए आ गए थे शिक्षा मंत्री के आवास पर ज्ञापन देने। उनको डांटते फटकारते वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है। डोटासरा ने बुरी तरह फटकारा। शिक्षा मंत्री ने कहा डेपुटेशन के लिए सीएल की जरूरत पड़ गई। क्या कर रहे हो ये आप? किसने टीचर बना दिया तुम्हें? जब बच्चों को पढ़ाने का समय है तब ज्ञापन देने आ रहे हो, वो भी वर्किंग डे में। अगर ये छुट्टी लेकर नहीं आए हैं तो इन 4 को सस्पेंड कर दो। डोटासरा को तल्ख तेवर यहाँ पर दिखाने पड़े जब उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए शिक्षक पहुंचे थे। तो शिक्षा मंत्री डोटासरा का कोप भाजन बने ये 4 शिक्षक बिना छुट्टी लिए आ गए थे शिक्षा मंत्री के आवास पर ज्ञापन देने। उनको डांटते फटकारते वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है। डोटासरा ने बुरी तरह इन्हें फटकारा। शिक्षा मंत्री ने कहा डेपुटेशन के लिए सीएल की जरूरत पड़ गई। क्या कर रहे हो आप लोग? किसने टीचर बना दिया तुम्हें? जब बच्चों को पढ़ाने का समय है तब ज्ञापन देने आ रहे हो, वो भी वर्किंग डे में। अगर ये छुट्टी लेकर नहीं आए हैं तो इन 4 को सस्पेंड कर दो। डोटासरा को तल्ख तेवर इस दौरान दिखाने पड़े। तो शिक्षा मंत्री डोटासरा का कोप भाजन ये 4 शिक्षक बने हैं जिन्हें फटकार लगाई शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने। डेपुटेशन के लिए सीएल की जरूरत पड़ गई। क्या कर रहे हो ये आप? किसने टीचर बना दिया तुम्हें? इन 4 शिक्षकों को फटकार लगाई डोटासरा ने कि तुम्हें टीचर किसने बना दिया? जब बच्चों को पढ़ाने का समय है तब ज्ञापन देने आ रहे हो, ये सवाल किया, वो भी वर्किंग डे में। इस तरह से फटकार लगाई, लताड़ लगाई गोविंद सिंह डोटासरा ने। अगर ये छुट्टी लेकर नहीं आए हैं तो इन 4 को सस्पेंड कर दो।
ये भी निर्देश दिए इन्होंने। डोटासरा को तल्ख तेवर आज दिखाने पड़े जब शिक्षा मंत्री डोटासरा के कोप भाजन बने हैं ये 4 शिक्षक जो उन्हें ज्ञापन सौंपने उनके आवास पर पहुंचे थे। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे उत्तराखंड के 51 मंदिर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसे लेकर घोषणा की है। विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की बैठक में यह घोषणा की गई। अफसरों का नियंत्रण खत्म होगा, पुजारी संभालेंगे मंदिर, 4 धाम के मंदिर भी इनमें शामिल होंगे। कुंभ नगरी हरिद्वार में शराब की बिक्री को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है इन्होंने। हरिद्वार में चल रही शराब की दुकानों को तुरंत बंद करने का फैसला किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। तो अहम फैसला लिया गया है। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे अब उत्तराखंड के 51 मंदिर जिनमें अब सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसे लेकर घोषणा की है। विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की बैठक में इसे लेकर घोषणा की गई। अफसरों का नियंत्रण खत्म होगा, पुजारी ही मंदिर संभालेंगे, यानी कि अब अधिकारियों का किसी तरह का कोई नियंत्रण इन मंदिरों में नहीं होगा। पूरी तरह से कमान पुजारी के हाथ में होगी, पुजारी ही मंदिर संभालेंगे। 4 धाम के लिए भी मंदिर भी इसमें शामिल होंगे जो 4 धाम के मंदिर है, यानी वहां पर भी अधिकारियों का नियंत्रण नहीं होगा। कुंभ नगरी हरिद्वार में शराब की बिक्री को लेकर भी बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। हरिद्वार में चल रही थी शराब की दुकानों को तुरंत बंद करने का फैसला लिया गया। राहुल गांधी को मिला प्रशांत किशोर का विकल्प। असम में डिजाइन बॉक्स चलाया कांग्रेस का अभियान। कांग्रेस को असम में विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में नरेश अरोड़ा चलाते हैं 10 साल पुरानी संस्था। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का अनुभव है उन्हें। कांग्रेस का डिजिटल अभियान चलाती है डिजाइन बॉक्स। असम के लिए कांग्रेस ने 25 करोड़ रुपए यहां पर इन्हें दिए थे। तो राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का विकल्प यहां पर मिल चुका है। असम में डिजाइन बॉक्स चलाया है कांग्रेस का अभियान। कांग्रेस को असम में विधानसभा चुनाव जीतने की यहां पर पूरी उम्मीद नजर आ रही है। चंडीगढ़ में नरेश अरोड़ा चलाते हैं 10 साल पुरानी ये संस्था। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का उन्हें अनुभव है। कांग्रेस का डिजिटल अभियान चलाती है डिजाइन बॉक्स। वहीं असम के लिए कांग्रेस ने 25 करोड़ रुपए इसमें दिए थे। नितिन गडकरी के नए मुरीद बने हैं हेमंत सोरेन। राज्य में सड़क पुल के लिए भेजा है 675 करोड़ का प्रस्ताव। गडकरी ने इसके बजाय कर दिया 5000 करोड़ का वादा। झारखंड में अमेरिका, यूरोप जैसी सड़कों का आश्वासन है। भाजपा विरोधी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अब केंद्रीय परिवहन मंत्री की तारीफ करते हैं हेमंत सोरेन और तारीफ करते थकते नहीं है, यानी मुरीद हो चुके हैं नितिन गडकरी के हेमंत सोरेन। राज्य में सड़क पुल के लिए उन्होंने 675 करोड़ का प्रस्ताव नितिन गडकरी के पास भेजा था। गडकरी ने इसके बजाय 5000 करोड़ का वादा कर दिया है। झारखंड में अमेरिका, यूरोप जैसी सड़कों का आश्वासन भी दिया है कि अमेरिका, यूरोप जैसी सड़कें अब झारखंड में बनाई जाएंगी। भाजपा विरोधी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और अब केंद्रीय परिवहन मंत्री की तारीफ करते हेमंत सोरेन नहीं थकते। जया बच्चन ने उतारा है ममता बनर्जी का पुराना कर्ज। ममता बनर्जी के पक्ष में कोलकाता में उन्होंने रोड शो किए हैं। राज्यसभा में पूरा हो रहा था जया बच्चन का कार्यकाल। सपा से जया को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजना चाहती थी, तब जया बच्चन ने ममता बनर्जी से संपर्क किया था। ममता बनर्जी के कहने पर सपा ने पुनर्विचार किया और इस तरह फिर से राज्यसभा में पहुंच गई जया बच्चन। विधानसभा चुनाव के दौरान कर्ज उतारने का उन्हें मौका मिला और टीएमसी के पक्ष में यानी ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंची जया बच्चन, जिन्होंने ममता बनर्जी का अपना पुराना कर्ज उतारा है। ममता बनर्जी के पक्ष में कोलकाता में उन्होंने रोड शो किया। राज्यसभा में पूरा हो रहा था जया बच्चन का कार्यकाल। सपा से जया को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजना चाहती थी, सपा ने यह डिसीजन लिया था, लेकिन तब जया बच्चन ने ममता बनर्जी से संपर्क किया। ममता बनर्जी के कहने पर सपा ने पुनर्विचार अपने इस फैसले पर किया और इस तरह से फिर से राज्यसभा में पहुंची है जया बच्चन सपा से। विधानसभा चुनाव के दौरान कर्ज उतारने का मौका मिला जया बच्चन को, तो एक पुराना कर्ज था जिसे उतारने का मौका मिल गया है। ममता बनर्जी से संपर्क किया था जब सपा उन्हें दोबारा राज्यसभा में भेजना नहीं चाहती थी। हालांकि इससे पहले भी जया बच्चन राज्यसभा पहुंची थी, सपा से ही उनका पूरा कार्यकाल हो रहा था, लेकिन तब सपा ने निर्णय ऐसा लिया कि इन्हें अब दोबारा सपा से जया बच्चन को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। उस दौरान जया बच्चन ने ममता बनर्जी से संपर्क किया था और फिर ममता बनर्जी के कहने पर ही सपा ने अपने इस फैसले पर पुनर्विचार किया और इस तरह फिर से राज्यसभा पहुंची थी जया बच्चन। तो एक कर्ज था जो ममता बनर्जी का जया बच्चन पर था और उस कर्ज को उतारा है विधानसभा चुनाव के दौरान। कर्ज उतारने का उन्हें मौका मिला जब कोलकाता में ममता बनर्जी के पक्ष में रोड शो किया जया बच्चन। राजसमंद उपचुनाव का रण चरम पर है। भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी पहुंची है जनता के बीच। दिवंगत भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी के नाम पर जनता से
समर्थन मांग रही हैं दीप्ति माहेश्वरी। तो राजसमंद से सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी भी अब जनता के बीच पहुंच रही हैं, वक्त कम है, प्रचार में तेजी आ चुकी है, क्या कुछ और जानकारी वहां से? बिल्कुल, देखिए श्वेता, राजसमंद चुनाव का रण पूरे चरम पर है। दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क अभियान पर जोर दिए हुए हैं। फिलहाल भाजपा की जो प्रत्याशी है दीप्ति माहेश्वरी, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता के बीच में है और सबसे बड़ी बात है महिलाओं के बीच में है, चूंकि उन्हें महिलाओं का इस जनसंपर्क के दौरान जबरदस्त रिस्पांस जो है वो यहाँ मिल रहा है और खुद दीप्ति माहेश्वरी उनके बीच जा रही हैं। आप देख सकते हैं इतनी भारी तादाद में जो महिलाएं हैं उनके बीच में दीप्ति माहेश्वरी हैं। बड़ा मकसद यही है कि उनकी जो माताजी हैं दिवंगत भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी, उन्होंने जो काम किए उनके दम पर जनता के बीच जा रही हैं, महिला शक्ति के बीच जा रही हैं और वोट मांग रही हैं। मैडम, अभी पिछले कुछ दिनों में जब से आपने जनसंपर्क शुरू किया है, किस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं आप? अब क्योंकि आधा टाइम हो चुका है, अब चुनाव में आधा टाइम है, किस निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या रेस्पॉन्स है लोगों का? आप रेस्पॉन्स तो खुद ही देख रहे हैं। ये तीसरा इंटरव्यू है मेरा फर्स्ट इंडिया के साथ। आप हर जगह आ रहे हैं और साथ देख रहे हैं, तो रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़ चढ़कर है। सब माताएं बहनें मुझे गले लगाकर और इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह दे रही हैं। हर गांव में मुझे चुनरी, यहाँ पर गांव में प्रथा होती है, सॉरी बेटा, चुनरी उड़ाकर स्वागत करने की और घर की बेटी बनाने की, तो मुझे हर गाँव में वैसा स्वागत और वैसा स्नेह मिल रहा है। ये सब किरण जी की वजह से है। किरण जी के प्रति जो किरण जी ने मतलब इन 15 सालों में जो वो विधायक रही हैं, एक एक घर की सदस्य बनी है, एक एक घर परिवार की मेंबर बन गई हैं, हर के घर में दिल में घर करा है उन्होंने। तो बस वही स्नेह, वही प्यार मुझे लोग दे। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि पिछले 2.5 वर्षों में विकास का जो पहिया है वो रुका रहा है और वो जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर ये 2.5 साल उन्हें मिल गए तो विकास को शुरू कर देंगे, तेजी ला देंगे। तो क्या कहना है इस पे, क्या आपका रिएक्शन है? सरकार उनकी विकास का पहिया रोकने वाले कौन है? तो बहुत सारे कार्य जो DMFT से पास हुए थे हमारे यहाँ पर, कितनी रोड्स हैं, कितने टेंडर्स हैं, वो सब रोक दिया गया 2.5 साल पहले। लोगों को इस बात की पूरी जानकारी है। जनता बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है और किसने रोका। आज जब सत्ता पलटी तो सारे काम रोक दिए गए और अब चुनाव के दौरान एकदम से सक्रिय होकर आप आकर ये बात बोल रहे हैं। तो पैसा तो DMFT का राजसमंद क्षेत्र के लिए ही था, वो उस वक्त क्यों रोका गया? सरकार इनकी थी। 2.5 साल में जो आप आगे के 2.5 साल मांग रहे हैं, आप हमें तो बताइए पिछले 2.5 साल में क्या काम हुआ? किस सरपंच के पास कोई इन्होंने नई पैसे दिए हैं कि भैया कोई घोषणा हुई है कि कोई काम हुए? सारे कार्य रोके हैं। तो जिन्होंने खुद ने रोके हैं कार्य, वो क्या मतलब विकास की बात करेंगे? एक और बड़ी बात, चूंकि कोरोना का दौर है, इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ आती है, इन सब चीजों के लिए आप कैसे? चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इधर अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत किशनगढ़ पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उनके साथ यहां पहुंचे। सेना के विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचे। सेना के हेलीकॉप्टर से अजमेर के लिए रवाना हुए हैं। तो अजमेर के किशनगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत किशनगढ़ पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उनके साथ किशनगढ़ पहुंचे। सेना के विशेष विमान से दोनों एयरपोर्ट पहुंचे हैं और सेना के हेलीकॉप्टर से अजमेर के लिए रवाना हो चुके हैं। और चलिए न्यूज़ ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।